सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से आप सभी के सामने सहकारिता विभाग का जो प्रशासकीय प्रतिवेदन आया था 2022-23 का, उस प्रशासकीय प्रतिवेदन से संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यू लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है ये काफ़ी लंबा है, तो इसको केवल एक सिंगल वीडियो में कवर करा पाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे कम से कम मान के चलिए कि इस प्रशासकीय प्रतिवेदन की 3 सीरीज आएगी। ठीक है, ये हमारा वीडियो फर्स्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे। ये वीडियो 1 है, तो वीडियो 2 और वीडियो 3 समथिंग लगभग अराउंड इसमें 200 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इनको 3 पार्ट में कवर कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 200 के आसपास क्वेश्चन इसमें रहेंगे, इसके बाहर फिर आपका कुछ भी नहीं होगा। जो आपका प्रशासकीय प्रतिवेदन है वो प्रशासकीय प्रतिवेदन पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। आईआरडीएफ योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु सरगुजा बस्तर संभाग को छोड़कर शेष संभाग में सोसाइटी व राज्य शासन का अंशदान कितना है। देखिए, दोनों के ज्वाइंट वेंचर से, राज्य शासन और सोसाइटी के ज्वाइंट एफर्ट से यहाँ पे गोदाम निर्माण का कार्य में कितना अंशदान है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो के बारे में बात की जा रही है, कितना अनुपात कितने में। तो देखिए, यहाँ पे 80 और 20 का रेशियो है, 20 और 80 का। राज्य शासन का, स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट का 80, ठीक है, अनुपात और 20। अगर हम संपूर्ण को 100 मान करके चलें तो इसमें 80% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा और यहाँ पे जो 20% है वो सोसाइटी का। ठीक है, आईआरडीएफ योजना के अंतर्गत। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए, भोरंदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, भोरमदेव सहकारी शक्कर खाना, ठीक, सहकारिता के सेक्टर पे या सहकारिता के बेस पे ये जो कारखाना है ये काम करती है। देखिए, यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। ठीक है, यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है, नो डाउट, बिल्कुल सही है, प्रथम शक्कर कारखाना है। बाकी जो है सब बाद में खुले हैं। ये भोरम जो सहकारी शक्कर खाना है वो सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। यह कवर्धा ग्राम के रामहेपुर में, ठीक है, रामहेपुर नाम का जगह है, वर्ष 2002-3 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, इस कारखाने की क्षमता 3500 टीसीडी है। ठीक है, देखिए ये इनकी टीसीडी जो होती है मापने की इकाई होती है, तो इसके कारखाने की जो क्षमता है वो 3500 टीसीडी है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 2022-23 में कारखाने में क्षेत्र में कुल 15,770.80 हेक्टेयर रकबे में गन्ना उत्पादित किया गया था। ठीक है, और 2022-23 में 5 लाख मीट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया था। ये आपके प्रशासकीय प्रतिवेदन में आपको दिखेगा लक्ष्य कितना रखा गया था। शक्कर कारखाने के साथ साथ देखिए, अब इसका जो खोई होता है, आई मीन जो वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज से इलेक्ट्रिक जनरेशन भी किया जाता है। शक्कर कारखाने के साथ साथ 6 मेगावाट का को जनरेशन विद्युत उत्पादन संयंत्र, को जनरेशन इसीलिए बोला जा रहा है, तो 6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र भी स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो फैक्ट दिए गए हैं वो सारे के सारे कथन बिल्कुल सत्य हैं, सभी के सभी कथन जो है एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। प्रदेश के सहकारी समितियों में कितने लाख कृषक सदस्य हैं। ठीक है, अगर सहकारी समिति की बात करें तो ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है वहाँ पे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 करके हो सकता है कि 4 वीडियो लेक्चर हो, या हो सकता है कि 3 वीडियो लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाए। तो कम से कम मान के 3 वीडियो लेक्चर तो इसके होंगे ही। तो ये 3-3 करके आ रहा है। ये अपन कोशिश करेंगे ज़्यादा, अगर और फिल्टर करेंगे अच्छे एकदम क्रीम क्वेश्चन को, तो देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं कि कुछ सस्ते, कुछ महंगे, या कुछ इंटरमीडिएट लेवल के, कुछ बिगिनर लेवल के, कुछ स्पेशलाइजेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो हार्ड, मीडियम, इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मान के चलिए कि हमारे द्वारा आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ एकदम एंट्री लेवल के क्वेश्चन है, तो कुछ अच्छे स्तर के क्वेश्चन है। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं एक डेटाबेस का क्वेश्चन है, डेटा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको याद रखना है 29.5 लाख। ठीक है, 29.5 लाख यहाँ पे कृषक सदस्य सहकारी समिति के अंडर है। ठीक है, चलिए, जो समितियां बनी हुई है उनमें जो कृषक सदस्य हैं उनकी बात की जा रही है, तो वो 29.5 लाख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन खरीदने का अनुमान रखा गया है। देखिए, यहाँ पे अनुमानित जो है, हर साल क्या होता है कि अनुमान रखा जाता है। सरकार क्या करती है, जैसे धान खरीदी होता है या और बाकी अनाज का जैसे खरीदारी होता है, जो समर्थन मूल्य होता है, इनमें पहले से एस्टिमेटेड एक आंकड़ा सरकार लेकर के चलती है कि किसानों से कितनी खरीदी करनी है। तो यहाँ पे कितने लाख मीट्रिक टन खरीदने का जो अनुमान है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है,
जस्ट मिनट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 125 लाख मीट्रिक टन इस साल, ठीक है, इस साल यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। और फिर इसका समर्थन मूल्य भी हालांकि आ चुका है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा सा डाटा कंफर्म नहीं है कि कितना यहाँ पे प्राइस। अभी जो धान खरीदी का जो डेट है शायद हो सकता है 1 नवंबर से शुरू होगा। कब से कब तक 1 नवंबर से शुरू होने का है होता है अमूमन, तो ये अभी डेट कंफर्म नहीं है कि कब से शुरू होने वाला है, कब तक चलेगा। बहरहाल यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 125 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, गोधन न्याय योजना, देखिए योजना के बारे में अभी वहां पे दिया हुआ है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर और वर्मी कंपोस्ट जो होता है, वर्मी खाद, ठीक है, सहकारी बैंकों के माध्यम से किसको राशि भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो गोबर और वर्मी कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का जो भुगतान है, ठीक है, सहकारी बैंकों के माध्यम से किसको राशि को भुगतान कराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो गोबर विक्रेता है, एसएचजी मतलब स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह, और गौठान प्रबंधन समिति, ठीक है, गौठान प्रबंधन समिति गांव के लोगों के द्वारा मिल करके तय किया जाता है। ठीक है, उसमें गांव के किसी व्यक्ति को सदस्य और अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये गौठान प्रबंधन समिति है। तो 3, ठीक है, यहाँ पे गोबर विक्रेता तो नो डाउट होता ही है, स्व सहायता समूह की भी पार्टिसिपेशन वहाँ पे रहती है। ये लोग काम करते हैं जहाँ जहाँ पे जैसे रिपा की योजना चल रही है वहाँ पे भी काम करते हैं, और गौठान में भी ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक बस नहीं, गौठान समिति तो होगी, 2 बस नहीं, यहाँ पे डी 1 2 3 सभी, ठीक है, तीनों के तीनों, ठीक है, 1 2 3 सही होगा। तीनों को राशि का भुगतान किया जाता है। मध्यकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। उर्वरक, पशु चारा हेतु, कृषि उपकरण खरीदने हेतु, मशीन हेतु, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए भाई क्या होता है, ये जो मशीन है, यहाँ पे मशीन कहने का मतलब आप कोई भी मशीन नहीं खरीद सकते ना। यहाँ पे मशीन की बात की जा रही है, कृषि मशीन की। ठीक है, कृषि जो उपकरण होते हैं या कृषि कार्य हेतु जो होते हैं वो उस मशीन के लिए। तो मध्यकालीन ऋण मतलब यहाँ पे अवधि को लेकर के है, अलग अलग अवधियों के लिए अलग अलग ऋण प्रदान की जाती है। तो मध्यकालीन ऋण जो है वो किसके लिए प्रदान की जाती है, तो मध्यकालीन ऋण जो है वो कृषि उपकरण खरीदने हेतु की जाती है। ठीक है, कृषि उपकरण खरीदने हेतु की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक एक भाग है। भूमि विकास बैंक जो होता है वो किसका भाग है, राष्ट्रीयकृत बैंक का, क्षेत्रीय बैंक का, या कृषि बैंक का, या सहकारी बैंक का। तो भूमि और सहकारिता का एक दूसरे से लेना देना है। ठीक है, तो भूमि विकास बैंक का संबंध सहकारी बैंकों से है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज नहीं होता, क्षेत्रीय बैंक भी नहीं होता, कृषि बैंकों का भी नहीं, सहकारी बैंकों का एक भाग है भूमि विकास बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के विवादों का निपटारा कराया जाता है। विवादों का निपटारा किस धारा के अंतर्गत होता है, तो विवादों का निपटारा, देखिए यहाँ पे तो विवाद मतलब बहुत बाद में आएगा, या याद रखेंगे, है ना, लड़ाई झगड़ा बाद में होता है, ऐसे याद रखना है। तो विवादों का निपटारा शुरुआत में नहीं है। विवादों का निपटारा के लिए यहाँ पे आपको धारा 78, ठीक है, 78 के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 78 में यह प्रावधान किया गया है कि ये सहकारी सोसाइटी के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा के संबंध में प्रावधान 78 में दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, लास्ट लास्ट में ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है, 78। ठीक है, सरकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका होता है। सहकारी सोसाइटी का जो बोर्ड बनता है उस बोर्ड के निर्वाचन संपन्न कराने की दायित्व किसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अलग से एक निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आगे और मिलेगा, इससे संबंधित कम से कम तो 5 क्वेश्चन मैंने बनाया ही है, तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे और मिलेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग का काम तो भाई अलग है, ये तो अलग ही लेवल का है। यहाँ पे हम सरकारी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, जिसका प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया है, तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इनका निर्वाचन संपन्न कराया जाता है। ठीक है, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे बात करते हैं। सरकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि को इनमें से क्या उपलब्ध नहीं कराया जाता। कृषकों को है वो, ठीक है, कृषकों को हो जाएगा, ये कृषि नहीं, कृषकों को हो। ठीक है, कृषकों। तो सहकारी बैंकों के माध्यम से, सरकारी नहीं है भाई, ये सहकारी बैंकों के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को इनमें से क्या उपलब्ध नहीं कराया जाता। ठीक है, देखिए ऋण उपलब्ध कराना तो इसकी प्राइमरी लायबिलिटी है, ये इसी के लिए तो भाई स्पेशली अगर देखा जाए तो इसी के लिए बनाया जाता है। ऋण किसके लिए, तो रासायनिक खाद के लिए, कीटनाशक, औषधि, ये सब खरीदने के लिए
भाई किसान ऋण किस लिए लेगा? अपने कृषि पैदावार के लिए, कृषि करने के लिए। तो वहाँ पे औषधि, कीटनाशक का प्रयोग करना, ये सब रासायनिक खाद के लिए, ये भी सही है। चावल और केरोसिन शक्कर के लिए ये ऋण उपलब्ध नहीं कराती। ठीक है, ये इसका काम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी, ये इसका काम नहीं है। बाकी कृषि यंत्र, उन्नत बीज, ये सब तो है ही इसके प्रावधान में, तो चावल, केरोसिन और शक्कर ये इसके अंतर्गत नहीं आता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृषकों को सहकारी ये हर जगह पे ये सुधार लेंगे ना आप, इसको सुधारना क्या है, इसको ऐसे ही पढ़ना है। कृषकों को सहकारी समितियों, बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण कितने प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है? ठीक है, देखिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर, तो सबसे खास बात ये जो अल्पकालीन ऋण होते हैं कम समय के लिए, ठीक है, तो इस पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है? तो जस्ट 0% पर। ठीक है, 0% पर, 0%, कोई ब्याज नहीं लगती, 0% इंटरेस्ट रेट पर उपलब्ध कराया जाता है। सहकारी सोसाइटियों के विवादों के निराकरण हेतु राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कौन सी तारीख को किया गया? ठीक है, अधिकरण का जो गठन है, ट्रिब्यूनल का जो गठन है, वो 2014 में हुआ था। तो 2014 का ऑप्शन यहाँ पे केवल एक ही है, 27 मई 2014। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 मई 2014। 2014 को इसका गठन हुआ था, 27 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सहकारी अधिकरण का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय बिलासपुर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, रायपुर नहीं लगाना है, बिलासपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। सहकारी अधिकरण की बात हो रही है, तो अधिकरण का मुख्यालय बिलासपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। रायपुर, दुर्ग तथा बस्तर संभाग के पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की श्रृंखला न्यायालय, ठीक है, कैंप कोर्ट जो होता है, मोबाइल कोर्ट या कैंप कोर्ट जिसको बोलेंगे, इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, इसका आयोजन प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह, प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह, तृतीय सप्ताह, ठीक है, दूसरे और तीसरे सप्ताह को ये इसका आयोजन होता है, दूसरा और तीसरे सप्ताह को। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा, पहला शनिवार ये नहीं है, दूसरा और तीसरा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में कैंप कोर्ट का आयोजन होता है, क्योंकि यहाँ पे सुविधा के दृष्टिकोण से कि भाई हर कोई बस्तर का कोई आदमी है तो वो उसको बहुत ज़्यादा दूरी ना पड़े, इसलिए उन सब के लिए क्या करते हैं, एक श्रृंखला न्यायालय की स्थापना, एक श्रृंखला न्यायालय आयोजित करते हैं। न्यायालय बोलता हूँ, हाँ श्रृंखला न्यायालय ही कहते हैं इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये श्रृंखला ऐसे होगा। ठीक है, श्रृंखला न्यायालय आयोजित किया जाता है और यहाँ पे इनके विवादों का, इनके जो भी सुनवाई है, उन सुनवाइयों को त्वरित निराकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की श्रृंखला न्यायालय में रायपुर कैंप कोर्ट में कौन कौन से संभाग शामिल हैं? देखिए, रायपुर का जो कैंप कोर्ट है, उस रायपुर कैंप कोर्ट में कहाँ कहाँ के मामले की सुनवाई की जा सकती है? तो देखिए, रायपुर का मामला है तो रायपुर की सुनवाई तो होगी, रायपुर से सटा हुआ दुर्ग है तो उसकी भी सुनवाई होती है, और बस्तर वाले भी पहले रायपुर ही आते हैं। तो मान के चलिए कि ये तीनों, ठीक है, तो रायपुर, दुर्ग और बस्तर, तीनों का तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व है, तीनों के तीनों की सुनवाई की जाती है। 3 संभाग शामिल है, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, इन 3 संभाग की सुनवाई की जाती है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, कहाँ कहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक स्टैब्लिश है, कहाँ कहाँ पे स्थापित है? तो देखिए, यहाँ पे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बात करेंगे तो अंबिकापुर में है, जगदलपुर में भी है, दुर्ग में भी है। ठीक है, अंबिकापुर में भी है, जगदलपुर में है, दुर्ग में भी है, लेकिन जसपुर में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जसपुर में यह नहीं है। ठीक, चलिए, तो 1, 2 और 3, नहीं 3 तो शामिल नहीं है, तो 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 ये हो जाएगा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, 1, 2 और 4। अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाने की अवधि है। अल्पकालीन ऋण कब, जैसे हमने देखा था, मतलब लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, अल्पकालीन जो ऋण होते हैं वो 0% इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते हैं। ठीक है, 0% इंटरेस्ट रेट पर। तो अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाने की अवधि कितनी है, कब तक, मतलब किस अवधि तक ऋण प्रदान कर सकते हैं? तो 15 माह से कम का, ध्यान रखेंगे, 15 माह से कम का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाने की अवधि कितनी है? तो 15 महीने से कम, इससे ज्यादा ऋण नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 15 माह से कम ही होगा, 15 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने लाख कृषकों को ऋण वितरण किया गया? ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एक का
दो ही देखने को मिलेंगे, बट फिर भी शामिल किया गया है। ऐसा मत समझिएगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मिला जुला करके रहेगा। तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने लाख कृषकों को ऋण वितरित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एकदम सटा हुआ ऑप्शन है, ये आपका 14 लाख, ध्यान रखेंगे ना, 14। ठीक है, 14 लाख कृषकों को क्या किया गया है, ऋण वितरण किया गया है। 14 लाख कृषकों को ऋण वितरण किया गया है। ठीक है, 14, 14 लाख कृषकों को ऋण वितरण किया गया है। बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग क्षेत्र का 2022-23 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की भागीदारी अनुमानित है। देखिए आजकल इससे आपके आर्थिक सर्वेक्षण में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये अनुमानित कितना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे भी आपके शासकीय प्रतिवेदन में, जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है उसमें दिया हुआ है, तो बैंकिंग सेक्टर का जीएसडीपी में कितना प्रतिशत भागीदारी की अनुमान लगाई गई है। तो यहाँ पे शुरुआत वाला ऑप्शन यह 3.81 एग्जैक्ट याद रखना है, क्योंकि पॉइंट पे इसको देगा। आजकल क्वेश्चन ऐसे देता है 3.81, 3.18, इस तरह से ऑप्शन बनाता है, दशमलव के उस पार वाला। पहले अपन राउंड फिगर में पढ़ते थे, लेकिन अब राउंड फिगर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो 3.81, 81। ठीक है, बड़ी संख्या पहले आ गई, छोटी संख्या बाद में, से याद रखना है। 3.81 ये अनुमानित भागीदारी है किसका, जीएसडीपी। भारत में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। ठीक है, देखिए भाई, भारत में सहकारिता का जनक, तो शुरुआत जिस समय सहकारिता की हुई थी, मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, शुरुआत का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। एफ निकोलसन, ठीक है, एफ निकोलसन जो है, उनको सहकारिता का जनक मानते हैं भारत में। ठाकुर प्यारेलाल को छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये निकोलसन, इन लोगों ने ही शुरुआत की थी। ठीक है, अंग्रेज हैं। चलिए, तो एफ निकोलसन भारत में सहकारिता का जनक। ध्यान रखेंगे ना, किसी भारतीय व्यक्ति को नहीं लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किसके समय माना जाता है। ठीक है, देखिए, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किसके समय माना जाता है, तो लॉर्ड कर्जन का नाम आप जानते होंगे, बंगाली विभाजन के टाइम पे ही थे, 1905 के टाइम पे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो सहकारिता की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुई है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, कर्जन को हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन के नाम से मशहूर, बंगाल विभाजन बंग भंग जो करने का क्रेडिट जाता है, क्रेडिट क्या कहें। ठीक है, बंग भंग करने का जो काम है, ये लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन इसी के समय हुआ था, रिपन के समय में नहीं हुआ था। बाकी तो कोई नाम है ही नहीं यहाँ पे। सरकारी बैंक की भूमिका है, सरकारी नहीं है, बार बार सरकारी सरकारी हो गया है। सहकारी बैंक की भूमिका है। ठीक है, देखिए, सहकारी बैंक की भूमिका या सहकारी बैंक का काम क्या है। भूमिका मतलब वही काम पूछ। लघु बचतों को बढ़ावा देना, बिल्कुल। छोटे छोटे वहाँ पे क्या होता है, छोटे किसान छोटे छोटे अमाउंट, छोटी छोटी राशियाँ अपना जमा करते हैं। कृषि ऋण सब्सिडी, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, इसलिए तो लोग सहकारी बैंक से ऋण लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, नो डाउट, अगर कृषि व्यवस्था मजबूत होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। किस वर्ष सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखिए, सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में सीधा सीधा आपको फ्लैट क्वेश्चन याद रखना है, 2004। ठीक है, सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में कब मनाया जाता है, तो सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है 2004 को। सीधा सीधा फ्लैट आपको याद रखना है, 2004 सहकारी शताब्दी वर्ष। ठीक है, सहकारी शताब्दी वर्ष 4 में भाग देते तो शताब्दी होता है, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, शताब्दी होता है तो शताब्दी, जो फरवरी का कैलकुलेशन निकालते हैं तो चौथे सन वाला चक्कर चलता है ना, बस वैसे याद रखेंगे। चलिए, कृषकों को प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कब से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जो हमने बात की थी, ब्याज मुक्त मतलब 0%। और कैसा 0%, तो भाई 15 माह से कम का। 15 माह से कम के टाइम के लिए अगर आपको ऋण दी जाती है तो ये कहलाता है अल्पकालीन ऋण। और इस प्रकार के अल्पकालीन ऋण के लिए 0% इंटरेस्ट पर, मतलब 0% इंटरेस्ट पर क्या मिलता है, लोन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण की बात की जा रही है। ये जो व्यवस्था है, ये इस व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई। तो देखिए भाई, यहाँ पे ना सब 4-4 का मामला चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 4-4 का पूरा मामला है। वहां पे भी हमने 4 देखा। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2004, ये सब 4-4 का मामला चल रहा है। तो यहाँ पे इसी 4 को आपको कैरी ऑन करना है। और 2014, तो 1 अप्रैल 2014 सारे में डेट
फिक्स है, डेट कंफर्म है। डेट आपको डिफर भी हो सकता है एग्जाम में, बट आप ईयर को याद रखेंगे अप्रैल 2014 में। तो 4 को मिला लेना है, 4 वहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अप्रैल 2004 से 0% इंटरेस्ट रेट पर अल्पकालीन जो ऋण है 15 माह से कम का, वो उपलब्ध कराया जा रहा है। कौन सा बैंक प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता? कौन सा बैंक प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता? तो प्रत्यक्ष ऋण प्रदान कौन नहीं करता भाई? प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने की बात आती है तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक भाई उसी लिए जाना जाता है, ये तो नेशनलाइज्ड है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो, ये भी एक बैंक है जो भाई तो ऋण प्रदान करने इनका काम ही है। नाबार्ड यहाँ पे प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता। नाबार्ड का जो ऋण है कहना चाहिए ये 2-3 स्टेप में आता है। अगर कृषकों की बात करें या नॉर्मल कंज्यूमर की बात करें तो 3 स्टेप पे आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर नाबार्ड। नाबार्ड प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? ठीक है, किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो आप प्रशासकीय प्रतिवेदन में देखेंगे पूरे बैंक में किसके अंतर्गत कौन कौन से जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत उनकी शाखाएं हैं, ऐसा आपको पूरा लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहना चाहिए, सबसे बड़ी जगह इनमें है रायपुर। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, कॉमन सेंस लगा सकते हैं, रायपुर जिला सहकारी बैंक, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, इसकी शाखाएं ज़्यादा ही होंगी। तो यहाँ पे रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए यहाँ पे 2-3 आपके प्रशासकीय प्रतिवेदन में ना ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कहीं पे 7, कहीं पे 6 ऐसा है, तो आप फाइनली इसको 6 लेकर ही चलिए, कहीं पे 7 कहीं पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 मान करके ही चलिए, 6 ही सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या 6 है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बैंक का शेयर धारक होता है। ठीक है, शेयर होल्डर होता है वो। आप केवल वहां पे खाता खुलवा लेते हैं, आपके खाता खोलने से ही ये माना जाता है कि आप उस बैंक के उस बैंकिंग प्रणाली के शेयर होल्डर हैं, हित धारक नहीं, कॉपीराइट धारक नहीं। ठीक है, ये सब नहीं, शेयर होल्डर होते हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ए हो जाएगा, शेयर होल्डर होते हैं। ऋण लेने से या आप खाता धारक होते हैं, जस्ट खाता भी खुलवा लेते हैं आप वहाँ पे, तो खाता खुलवाने से ही आप वहाँ के शेयर होल्डर हो जाते हैं। ऋण प्राप्त करने वाला तो होगा ही होगा, प्लस अकाउंट होल्डर भी शेयर में पार्टिसिपेशन करता है। सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का है ये, निजी क्षेत्र तो होता नहीं। उपयुक्त तो दोनों नहीं कह सकते। ठीक है, सार्वजनिक निजी दोनों नहीं कह सकते, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये हार्डकोर सार्वजनिक क्षेत्र का ही बैंक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है सहकारी बैंक जो होता है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अंतर्गत शामिल कार्यक्षेत्र इनमें से नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अंतर्गत शामिल क्षेत्र नहीं है? देखिए, तो ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक है, ये आ जाएगा, तीनों के तीनों आते हैं इसमें, धमतरी भी आता है, महासमुंद भी आता है, गरियाबंद भी आता है। बलौदा बाजार, रायपुर, बालोद, देखिए ये नहीं आएगा। ठीक है, ये बिलाईगढ़ ऐसा हो जाएगा, बालोद नहीं आता, बालोद आपके दुर्ग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे यह ऑप्शन आपका ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपका शामिल नहीं है। चलिए, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अंतर्गत कुल प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? देखिए, एक थोड़ा हट करके क्वेश्चन कह सकते हैं अपन, इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक है इसलिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 550। ठीक, 550 इसके अंतर्गत कृषि साख समिति की संख्या। ये मेन जो पॉइंट है, मेन जो फैक्ट है, वो आपको याद रखने हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या, प्राथमिक साख समिति है। ठीक है, देखिए कितने लैंप्स हैं, कितने पैक्स हैं। ठीक है, पैक्स और लैंप्स की संख्या बताई जा रही है। ठीक, और वर्तमान में कुल प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? तो 1333। ठीक है, ये गलत आंकड़ा है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 695 करेक्ट है, 1365 समथिंग शायद मुझे याद आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये थोड़ा सा याद नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, पैक्स की संख्या समथिंग डाउट हो रहा है मुझे कि 1365 है शायद। ठीक है, अगर 1365 नहीं होगा, खैर छोड़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए क्योंकि ये कंफर्म नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है। 1365 समथिंग याद आ रहा है, तो हो सकता है एक हो।
तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्रॉस चेक कर लेंगे फिगर को। फिगर 65 है कि 63 है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। दंतेश्वरी शक्कर कारखाना के संबंध में गलत कथन क्या है, सत्य कथन क्या है। दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, देखिए भाई, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना की बात करते हैं, ये कहाँ स्थापित किया गया है। एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना को लेकर के, कि लोग मतलब 90% लोग ये समझते हैं कि दंतेश्वरी माता के नाम पे है, मतलब डेफिनेटली दंतेवाड़ा में होगा। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। पहली बात तो यही है, ठीक है, पहली बात तो यही है कि ये दंतेवाड़ा में स्थापित किया गया है, ठीक। चलिए देखते हैं, यह प्रदेश का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना है, ठीक है। तीसरा, एक दो, हाँ ठीक, यह प्रदेश का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। दूसरा देखिए, यह बालोद के ग्राम करकाभाठा में 2009-10 में स्थापित किया गया था, ठीक है। गलत कथन बोला जा रहा है, गलत कथन कौन कौन सा है, नहीं तीसरा नंबर का नहीं है शायद ये, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, ये तीसरा में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, ये कथन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तीसरा नहीं है, ठीक है। यह प्रदेश का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना है, गलत है ये। आगे देखते हैं, जैसे मैंने बताया दंतेवाड़ा में नहीं है, ग्राम करकाभाठा में है, ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, सही है। तो ये गलत पूछा गया है, तो ये गलत। और देखते हैं आगे, इस कारखाने की क्षमता 2500 टीसीडी नहीं, 2500 टीसीडी नहीं और कम है। कारखाने के निर्माण की लागत नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच, ठीक है। ये भी आइडिया नहीं इसके बारे में। कारखाने, चलिए देखते हैं मिला करके लास्ट में, यहाँ 3 मेगावाट का को जनरेशन विद्युत संयंत्र स्थापित है, बिल्कुल सही। 3 मेगावाट का विद्युत को जनरेशन, जैसे वहाँ पे हमने देखा था कवर्धा वाले में, वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ की कुल 10,958.477 हेक्टेयर रकबे में गन्ने का उत्पादन 2022-23 में किया गया था। तो ये फिगर भी गलत है, ठीक है, ये फिगर भी गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं मिला करके, पहला वाला तो गलत है ये, और ये छठा नंबर गलत है। तो 1 और 6 दोनों में दिया हुआ है बी में, तो 1 6 3, ये भी गलत है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी, ओके करेक्ट। ये भी आपका 1 3 और 6, ये 3 स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलान करिए, ठीक है। देखिए सही जोड़ी मिलान करिए, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, माँ महामाया शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, कितना कितना कहाँ कहाँ का उत्पादन है, कितना कितना टीसीडी इनका प्रोडक्शन या जो पेराई क्षमता है, वो पेराई क्षमता के बारे में बात की जा रही है। देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भोरमदेव का सबसे पहले, ठीक है। भोरमदेव का सबसे पहले देखते हैं, ये आपका 2500 हमने देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो भोरमदेव का 2500 के आसपास लगभग मेरे ख्याल से, नहीं ये क्वेश्चन ओवरलैप हो गया है। चलिए ऑप्शन को मिला करके देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया जी। ऐसे हम कैसे मैच करेंगे, ठीक है, ऐसे मैच करते बनेगा नहीं, ठीक। इस क्वेश्चन को भी स्किप करिए, गलत टाइप हो गया ये। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें टाइप होनी थी, यहाँ पे पेराई क्षमता के साथ साथ यहाँ पे ABCD कुछ ऐसा होना था, तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और चाहिए था, जो कि नहीं है। चलिए हटाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जगह के बारे में, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना दंतेश्वरी माई और माँ महामाया और वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ कहाँ पे स्थापित है, ये आपका एक जो उनके गांव का नाम है, ठीक है, स्पेशली जिस जगह पे लोकेटेड है उस जगह के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है आपका रामहेपुर में, ठीक है। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना जो है वो ये आपका है करकाभाठा में, ये ठीक। माँ महामाया जो सहकारी शक्कर कारखाना है सूरजपुर, और ये वल्लभ भाई आपका विशेषरा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मिला लेंगे, यहाँ पे भी गलती कर दी गई है, एक्चुअल में यहाँ पे ABCD होना चाहिए था, तब तो आपको मैच करते बनेगा। देख लेंगे, खैर ये बहुत एंट्री लेवल का क्वेश्चन है, अमूमन अपन तैयारी करते हैं तो ये तो चलते रहता है। यहाँ पे कायदे से AB ऐसा होना चाहिए था,
या कुछ और यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था। क्वेश्चन सही से फ्रेमिंग नहीं किया गया है, तो हम कैसे इसको मैच कराएंगे, सब मैचिंग होता नहीं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये आपका करंट का क्वेश्चन, कोकोडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे गांव के नाम को। ठीक है, शायद मैंने करंट और में पढ़ाया भी होगा। कोकोडी, ठीक है, कोकड़ी गांव या कोकोडी भी बोलते हैं, कोकड़ी भी कहलाता है इसको, कोकड़ी, कोकड़ी भी कहते हैं या कोकोडी भी कहते हैं, कोंडा गांव। ठीक है, कोकड़ी या कोकोडी दोनों में से कुछ भी आएगा, आप लगा देंगे। यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। राज्य सहकारी बैंक के संबंध में सत्य कथन है। यह सहकारी शाख संगठन की सर्वोच्च संस्था है। जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है। आरबीआई और नाबार्ड से ऋण लेना, बिल्कुल। राज्य भर में फैली हुई शाख समितियों का नियंत्रण, और राज्य में इसके पास शाखाएं हैं। प्राथमिक शाख समिति को ऋण देती है। अच्छा, ठीक है, प्राथमिक शाख समिति को ऋण देती है। 5 शाखाएं हैं एक्चुअल में, ये यहाँ पे ऐसा हम, चलिए ठीक है, कोई नहीं, काफी सारे मिस्टेक्स कर दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए, तो यह सहकारी शाख संगठन की सर्वोच्च संस्था है। सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। सर्वोच्च राज्य जो होता है वो सबसे अपेक्स कहते हैं इसको, ये शीर्ष संगठन होता है। जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है, बिल्कुल, ये तो हायरार्की बनी हुई है, राज्य जिला ऐसा करते करते ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगला देते हैं आरबीआई और नाबार्ड से ऋण लेना, बिल्कुल, आरबीआई और नाबार्ड से ऋण लेती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राज्य भर में फैली हुई शाख समितियों का नियंत्रण। राज्य भर में फैली हुई शाख समितियों का नियंत्रण, बिल्कुल, कंट्रोलिंग तो करना ही करना होता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसी ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4, 5 के बारे में, 5 को मैच ही करना नहीं, 5 मैच हो गया समझ लीजिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो इसके बाद हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।